हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट स्पेशल पर्पस बुक सेकंड से रिलेटेड जितनी भी बुक्स थी वो सारी बुक हम डिस्कस कर चुके हैं। केवल एक बुक जो है वो हमारी अब ड्यू रह रही है और वो बुक है हमारी जर्नल प्रॉपर। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर जर्नल प्रॉपर जो है वो किस तरह से प्रिपेयर होती है। तो जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर करें उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट हमने इससे पहले कौन कौन सी बुक्स जो है वो डिस्कस कर ली है। तो हम बात कर लेते हैं एक बार कौन कौन सी बुक हमने डिस्कस कर ली है इससे पहले स्पेशल पर्पस बुक के अंदर। तो स्पेशल पर्पस बुक जो है फर्स्ट चैप्टर था इस पार्ट का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कैश बुक को। ठीक है। सेकेंड स्पेशल पर्पस बुक सेकेंड जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो उसके अंदर हमने एक परचेज बुक डिस्कस कर ली है। सेकेंड नंबर पर हमने सेल्स बुक डिस्कस कर ली है। फिर उसके बाद में परचेज रिटर्न बुक, जिसको हम दूसरा नाम क्या है परचेज रिटर्न का, रिटर्न आउटवर्ड बुक। इसके अलावा नेक्स्ट बुक जो थी हमारी वो थी सेल्स रिटर्न बुक। या इसका दूसरा नाम जो है वो है रिटर्न इनवर्ड। और दो बुक जो है मैंने आपको नाम बता दिए थे, लेकिन मैंने ये कहा था कि इस चैप्टर के अंदर या इसके अंदर आपको इन बुक्स के बारे में दे नहीं रखा है डिटेल में या किस तरह से प्रिपेयर होती है। तो वो बुक्स थी, एक तो थी बिल्स रिसीवेबल बुक, जिसके अंदर हमने कहा था बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरी बुक थी हमारी बिल्स पेएबल बुक। तो ये सारी बुक्स जो है हमने डिस्कस कर ली हैं और हमने ये भी देख लिया था इन बुक्स के अंदर हमारे को कौन कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करना है। तो देखिए कैश बुक में हमने कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया था। परचेज बुक में हमने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे। वैसे ही सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन। परचेज रिटर्न में परचेज किया हुआ गुड्स अगर रिटर्न दे रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर हमने सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस रिटर्न आ रहा था तो वो हमने इसमें रिकॉर्ड किया था। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल बुक मैंने आपको नहीं पढ़ाई क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसमें बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं और इसके अंदर बिल्स पेएबल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी बुक्स हमने पढ़ ली है। अब मैंने आपको ये सारी बुक्स वापस से एक बार क्यों लिख करके बताई ये हमने बुक्स पढ़ ली और कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, इसके लिए जो हमारी लास्ट बुक है जर्नल प्रॉपर। अब मेन बात आती है इस जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन से ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट ये जो हमने सारी स्पेशल पर्पस बुक्स पढ़ी हैं 7 स्पेशल पर्पस बुक्स, वो ट्रांजेक्शन जो इन स्पेशल पर्पस बुक्स के अंदर नहीं आते हैं, क्या बोला मैंने, वो ट्रांजेक्शन जो इन 7 स्पेशल पर्पस बुक्स के अंदर या सब्सिडियरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो सारे बचे हुए ट्रांजेक्शन जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। क्या बोला, जो ट्रांजेक्शन इन 7 सब्सिडियरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते हैं वो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन, वो बचे हुए ट्रांजेक्शन जितने भी होंगे वो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। आगे समझ में? तो अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने सारी बुक्स वापस यहाँ पर क्यों लिखी है और वापस क्यों बताया कि इनके अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि इन बुक्स के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं तो बचे हुए ट्रांजेक्शन हम कैसे पता करेंगे। तो मैंने बोल दिया वो ट्रांजेक्शन जो इन बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होते हैं वो सारे रिमेनिंग ट्रांजेक्शन जो होंगे वो हमारी जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं हम कि वो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन हैं जो इन सारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए। ठीक है। तो ये बुक्स आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता रहा हूं वो ट्रांजेक्शन जो इन सारी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए थे, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि वो ट्रांजेक्शन जो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले इसके अंदर जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं या कौन कौन सी एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड की जाती है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके अंदर जो एंट्रीज रिकॉर्ड होती है वो होती है ओपनिंग एंट्रीज। मैं आपको टाइप बता रहा हूं ट्रांजेक्शन के या टाइप्स ऑफ एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन दी जर्नल प्रॉपर। तो एक ओपनिंग एंट्रीज जो होती है वो ओपनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होती है। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या है? तो ओपनिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि बिजनेस स्टार्ट करते वक्त स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट डेट को जो एंट्रीज की जाती है, मैं ये नहीं कह सकता ओनली बिजनेस स्टार्ट करते वक्त एंट्रीज जो होती है वो हर ईयर के स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट डेट को जो एंट्री होती है हर ईयर की, जैसे आप 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज कर देते हैं
तो 1 अप्रैल को वापस एंट्रीज करते हैं हम लोग। तो 1 अप्रैल को जो एंट्रीज होती है वो कहलाती है ओपनिंग एंट्रीज, जिसमें क्या होता है कि जो लास्ट ईयर का बैलेंस होता है उस लास्ट ईयर के बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करके उस ईयर के अंदर स्टार्टिंग में लिखा जाता है, तो वो कहलाती है ओपनिंग एंट्रीज। तो ओपनिंग एंट्री जो है वो की जाती है एक तो जर्नल प्रॉपर के अंदर। सेकेंड थिंग जो है वो होती है क्लोजिंग एंट्री। जिस तरह से ओपनिंग एंट्री हम करते हैं 1 डेट को, जब हम नए ईयर के अंदर वापस से अपने अकाउंट से स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना, तो उस समय जो एंट्रीज करते हैं वो ओपनिंग एंट्री होती है। तो जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो उस समय जो एंट्रीज की जाती है वो कहलाती है क्लोजिंग एंट्री। जैसे जो भी एक्सपेंसेस और इनकम है, एक्सपेंसेस और इनकम जो होती है उनके अकाउंट्स को ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके उनको क्लोज किया जाता है। क्या बोला मैंने? इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उन इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके उनको क्लोज किया जाता है। तो उस समय क्या एंट्रीज होती है? वो एंट्रीज ही कहलाती है क्लोजिंग एंट्रीज। तो ओपनिंग एंट्रीज के साथ साथ में क्लोजिंग एंट्रीज जो है वो भी जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होती है। फिर 3rd नंबर पर इसके अंदर आती है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज आपने एडजस्टमेंट सारे पढ़े हैं। मैंने आपको जब आपका चैप्टर पढ़ाया था अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पर भी मैंने आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट जो एंट्रीज हैं वो बताई थी। इसके साथ साथ ही मैंने आपको जर्नल वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उस जर्नल वाले चैप्टर में भी आपको मैंने एडजस्टमेंट एंट्रीज बताई थी। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर क्या क्या आती है। एडजस्टमेंट एंट्रीज में मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सारी चीजें मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर बताई थी। जनरल वाला जो चैप्टर पढ़ा है आपको याद आ रहा होगा, जनरल वाले चैप्टर के अंदर हमने एक टॉपिक स्पेशली इसी पर लिया था एडजस्टमेंट एंट्रीज वाला, और उस एडजस्टमेंट एंट्रीज को किस तरह से पास करनी है वो सारी एडजस्टमेंट एंट्री हमने देखी थी। तो वही सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो आपके जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होती है। ठीक है। फिर 4th नंबर पर आती है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज या रेक्टिफिकेशन ट्रांजेक्शन जो होते हैं, वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो है वो भी इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होता है अगर सपोज कीजिए आपने पहले कुछ गलती कर दी थी तो उस गलती को वापस हमारे को जो करेक्ट करना है, उसको रेक्टिफाइड करना है, उसके लिए जो हम जनरल एंट्री पास करते हैं उसी को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। यानी पहले जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को सुधार करने के लिए हम कोई एडजस्टमेंट एंट्री उसके लिए पास करते हैं, तो वही एंट्री कहलाती है रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है। और इसके अलावा 5th नंबर पर आती है हमारी अदर एंट्रीज। इन चारों टॉपिक के अलावा भी कुछ और एंट्रीज हैं जो बच जाती है, इनके अंदर नहीं आती। वो एंट्रीज जो है वो एंट्रीज भी हम जर्नल प्रॉपर के अंदर ही रिकॉर्ड करेंगे। 5th नंबर पर वो अदर एंट्रीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले सकते हैं बैड डेब्ट्स। क्या ले सकते हैं इसमें? बैड डेब्ट्स। अगर किसी कस्टमर का पैसा डूब गया, बैड डेब्ट्स मतलब आप जानती हैं डूबत ऋण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। बैड डेब्ट्स मतलब अगर किसी पर्सन से अमाउंट रिकवर करना मुश्किल हो या अकाउंट रिकवर नहीं हो सकता है तो उसको हम बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैड डेब्ट्स की जो एंट्री होती है वो एंट्री अदर एंट्रीज में आप काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेप्रिसिएशन भी इसके अंदर ले सकते हैं। इसके अंदर अलावा हम इसमें क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हम क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जो है वो अदर एंट्रीज में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे 5 टॉपिक या वो 5 ट्रांजेक्शन या 5 एंट्रीज जो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होती है। ये जस्ट एक हेडिंग है। ये 5 जो चीजें मैंने बताई वो जस्ट एक हेडिंग है, उसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज है। जैसे मैंने एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में बोला आपको, तो एडजस्टमेंट में मैंने बहुत सारे नाम गिना दिया आपको। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, प्रीपेड आता है, एक्रूड आता है, अनअर्न्ड आता है, डेप्रिसिएशन आता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएंगे। तो इतनी सारी चीजें आती है, तो उन सबकी एंट्रीज होंगी। वैसे ही मैंने अदर एंट्रीज में आपको ये बता दिया, इतने सारे टॉपिक्स और भी हैं इसके अलावा बहुत सारी एंट्रीज। तो वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। जैसे हम और इसमें लेना चाहें तो हम इसमें मैनेजर्स कमीशन को भी ले सकते हैं कि मैनेजर्स कमीशन की भी एंट्री होती है, उसको एंट्री क्या करनी है हमारे को, तो वो एंट्री भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एग्जांपल्स इसके बहुत सारे हैं, ये जस्ट केवल हेडिंग्स हैं।
जिन हेडिंग्स के अंदर हमारे को वेरियस जर्नल एंट्री जो है वो करनी होगी। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जर्नल प्रॉपर के अंदर कौन कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और अगर ये चीज समझ में नहीं आती तो मैंने आपको सिंपल सी बात बोली है कि वो ट्रांजेक्शन जो इन सातों बुक्स के अंदर, खैर मैंने आपको 5 ही पढ़ाई है, 2 आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए, तो इन 7 बुक्स के अंदर जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो वो बचे हुए ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कौन से ट्रांजेक्शन जो है वो हमारे को जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात इन बुक्स में कौन से रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल प्रॉपर के अंदर हम कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अब मेन बात आती है कि जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट क्या होगा और जर्नल प्रॉपर किस तरह से प्रिपेयर होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका नाम केवल थोड़ा सा चेंज हुआ है, जर्नल प्रॉपर हुआ है, लेकिन अगर मैं इसमें से ये प्रॉपर वर्ड हटा दूं तो ये ओनली जर्नल ही है। और जर्नल आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है, जर्नल पढ़ी है ना सबने, फॉर्मेट सभी को पता है जर्नल का। तो वही स्टूडेंट जर्नल का जो फॉर्मेट है वही जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट भी है। यानी हम कोई नया टॉपिक या नई चीज पढ़ने वाले नहीं है, हम केवल वही पुराना चीज जो है उसको एक नए पैटर्न में या नए नाम से उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, जर्नल ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। जैसा कि हमने कहा केवल इतने ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होते हैं, बाकी आपने पहले जो जर्नल पढ़ी थी उसके अंदर हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे, चाहे वो कैश से रिलेटेड था, चाहे परचेज से रिलेटेड था, सेल से रिलेटेड था, किसी भी से भी रिलेटेड था, वो सारे ट्रांजेक्शन हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किए थे। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं जर्नल प्रॉपर, तो उसके अंदर केवल हम इन ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे या उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो इन 7 बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो अब फॉर्मेट मुझे बताने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्ट एक सीधा क्वेश्चन करते हैं जर्नल प्रॉपर का। जैसा कि मैंने कहा जर्नल प्रॉपर में भी आपको जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारे को जर्नल प्रॉपर जो है वो प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट कैसा है और किस तरह से हमारे को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट, पहले हम जर्नल प्रॉपर का जो फॉर्मेट है हमारा वो फॉर्मेट बना लेते हैं, देन उसके बाद में हम क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो मैं बना रहा हूं फॉर्मेट जर्नल प्रॉपर का। सबसे पहले आएगा डेट, देन पर्टिकुलर्स, फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका एलएफ का कॉलम, लेजर फोलियो, फिर उसके बाद में आएगा डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है जर्नल प्रॉपर का। और जर्नल प्रॉपर का कोई नया फॉर्मेट नहीं है, आपको पता है सभी को, जो आपने जर्नल का जो फॉर्मेट बनाया था वही जर्नल का फॉर्मेट भी इसका फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट रेडी है, अब हमें करना है एक क्वेश्चन जर्नल प्रॉपर से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक अपनी बुक में से। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे आज 16। बुक आपको सभी को पता ही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग, टीएस ग्रेवाल ऑथर है इनके, 2020 एडिशन है। चैप्टर नंबर है हमारा 11 और पेज नंबर है 11.39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। तो 16 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन दे रखा है हमारे को एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, वैसे अब 3 क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर और तीनों क्वेश्चन में आपको अलग अलग एंट्रीज दे रखी है। जैसे एक क्वेश्चन 14 में आपको क्लोजिंग एंट्रीज पूछी है, सॉरी ओपनिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्री दोनों पूछी है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें आपको ट्रांसफर एंट्रीज पूछी है और एक अभी एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो पूछी है। तो मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ 16 वाला, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन करना है इससे। तो देखिए क्वेश्चन आपका एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन 31 मार्च 2020 पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखा है इंटरेस्ट अक्रूड ₹2500। इंटरेस्ट अक्रूड ₹2500। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड मतलब क्या होता है? अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव। अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव, यानी वो अमाउंट जो आपको अर्न तो हो चुका है लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ अभी तक, तो उसको बोलते हैं एक्रूड। और आप सभी को पता है एक्रूड हमारे लिए होती है एसेट्स। एक्रूड इनकम एसेट्स होती है और एसेट्स को हमेशा क्या करते हैं, जब वो इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। तो अब इसके लिए इनकम एंट्री क्या होगी? डेट हमारे पास गिवन नहीं है तो मैं ट्रांजेक्शन नंबर ही डाल रहा हूं इधर। एंट्री हो जाएगी हमारी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अभी यहां पर हमारे को इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट अक्रूड है, तभी यहां पर हम इंटरेस्ट लिख देंगे इनकम की जगह पर।
तो एंट्री हो जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट था हमारे 2500 रुपीज, तो 2500 रुपीज आ जाएगा अमाउंट। नरेशन लिखना है तो नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड। ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। कुछ नई चीज नहीं लिखी, हम जनरल ही कर रहे हैं, हेडिंग खाली चेंज हुआ है, जनरल प्रॉपर हो गया है, और ट्रांजेक्शन के टाइप्स थोड़े चेंज हो गए हैं, इसमें कुछ लिमिटेड ट्रांजेक्शन जो है वही आते हैं। फिर देखते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन, वेजेस फॉर द मार्च 2020 आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी रुपीज 10,000। अब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब ड्यू बट नॉट पेड, अमाउंट ड्यू तो हो चुका है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया है, तो ये हमारे लिए होती है लाइबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो अभी इसकी एंट्री क्या होगी, ये सारी एंट्रीज आप पढ़ चुके हैं, है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है मुझे वापस से आपको रिपीट करके समझानी पड़ेगी भाई ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। तो अभी यहाँ पर आपको दे रखा है वेजेस का अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट दे रखा है हमारे को आउटस्टैंडिंग वेजेस का 10,000 रुपीज, ये 10,000 से एंट्री हो जाएगी आपकी। नरेशन लिख लेते हैं इसका, बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। ये हो गया हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन वेजेस आउटस्टैंडिंग के लिए। फिर देखते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन। हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन दे रखा है इंश्योरेंस प्रीपेड रुपीज 1500। प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 1500। प्रीपेड होती है असेट्स, और असेट्स जब इंक्रीज होती है तो उसको क्या करते हो आप, डेबिट करते हो, किया था पहले यहां पर। तो थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में असेट्स इंक्रीज होती है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, अमाउंट था इसका 1500, तो ये 1500 रुपीज हमारा आ जाएगा इंश्योरेंस का अमाउंट। नरेशन लिख लेंगे हम वही, बीइंग इंश्योरेंस प्रीपेड। ये हो गया हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन इंश्योरेंस प्रीपेड। फिर देखते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन, तो ध्यान से समझिएगा इसको। फोर्थ ट्रांजेक्शन दे रखा है कमीशन ड्यू टू मैनेजर 6% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक मैनेजर है, उस मैनेजर को 6% कमीशन देना है। कितना? 6% कमीशन देना है नेट प्रॉफिट का, लेकिन उसमें भी ये लिखा हुआ है उस नेट प्रॉफिट में से कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचे उस प्रॉफिट का 6% देना है। यानी देखिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझा देता हूं, क्योंकि ये चीज अभी तक आपने पढ़ी नहीं है। ये आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग क्या होता है, हम फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके अंदर सेकंड अकाउंट जो बनता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम सारी इनकम। तो मैनेजर्स कमीशन जो है वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर सीआर की टोटल एड लेस करते हैं, जो भी डिफरेंस आता है वो हमारे लिए या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सीआर की टोटल में से अगर हम डीआर वाली टोटल माइनस करते हैं तो उससे नेट प्रॉफिट आता है, और वो जो नेट प्रॉफिट आता है उसी पर मैनेजर को कमीशन दिया जाता है। तो अभी यहां पर जैसा कि क्वेश्चन में वो लिखा है कि उसको नेट प्रॉफिट पर 6% कमीशन देना है, और नेट प्रॉफिट पर कमीशन जो चार्ज करते हैं हम लोग उसको पीएनएल अकाउंट के अंदर ही लिखा जाता है। यानी मैनेजर्स कमीशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखते हैं, और जब तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट नहीं होगा यानी सीआर माइनस डीआर नहीं करेंगे तब तक हमारे पास में नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। तो ये चीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि यार मैनेजर को कमीशन देने के बाद में कितना नेट प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे पास मैनेजर्स कमीशन तो है ही नहीं। मैनेजर्स कमीशन तो अब हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसका कैलकुलेट करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना होगा ये पता करना मुश्किल है। तो उस केस में क्या होता है, मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। किसका फॉर्मूला है ये,
मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। कब लगेगा ये फॉर्मूला? जब आपको ये दिया हुआ हो क्वेश्चन के अंदर कि मैनेजर को जो कमीशन देना है वो नेट प्रॉफिट चार्ज करने के बाद, सॉरी, कमीशन चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आए उस पर देना है। यहां पर लिखा हुआ देखिए यहां पर कि मैनेजर्स 6% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग है ना, तो जब आफ्टर लिखा हुआ हो तो आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लेकिन अगर ये चीज बिफोर चार्जिंग लिखा हुआ हो क्वेश्चन के अंदर तो फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 होगा। ये होगा बिफोर चार्जिंग जब लिखा हुआ होगा तब, और ये होगा जब आफ्टर चार्जिंग लिखा हुआ होगा तब। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। बिफोर चार्जिंग हो तो ये फॉर्मूला लगाना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अभी हमारे पास आफ्टर चार्जिंग है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करेंगे। फिर हमारे को दे रखा है क्वेश्चन के अंदर द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वॉज रुपीज 1,06,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है हमारे को 1,06,000 रुपीज का। इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं मैं 1,06,000 इंटू रेट गिवन है 6% अपॉन 106, तो ये आ जाएंगे हमारे पास में आंसर 6,000 रुपीज। आ गया 6,000 रुपीज आंसर। तो मैनेजर्स कमीशन का अमाउंट तो आ गया 6,000 रुपीज। अब हमारे को करनी है इसकी एंट्री। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद की जितनी भी चीजें होती है वो सब आउटस्टैंडिंग ही होती है। मतलब अगर कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड कोई आइटम है तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जो होगा वो सब आउटस्टैंडिंग ही होगा। तो मैनेजर्स कमीशन जो है वो भी हमेशा आउटस्टैंडिंग ही होता है। मैनेजर्स कमीशन हमेशा क्या होगा? आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि जब तक नेट प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होगा तब तक इस बंदे को कमीशन कितना मिलेगा वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके कर लेने के बाद के जो आइटम्स होंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड वो हमेशा आउटस्टैंडिंग ही होंगे। तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन है ये मान लीजिए आप। तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन के लिए हम एंट्री क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग के लिए हम पहले भी एक एंट्री कर चुके हैं, देखिए ये आउटस्टैंडिंग के लिए। तो अभी यहां पर आउटस्टैंडिंग वेजेस की जगह क्या आ जाएगा? मैनेजर्स कमीशन आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। क्या होगी एंट्री? मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। और अमाउंट कितना कैलकुलेट किया था हमने? 6,000 रुपीज। तो ये 6,000 रुपीज जो है यहां पर आ जाएंगे और नरेशन आ जाएगा हमारा बीइंग मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग। कंप्लीट है क्वेश्चन, समझ में आ गया सभी को? फोर्थ ट्रांजेक्शन अमाउंट कैसा आया? 6,000। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को पुट करके आया, अमाउंट लिख लिया, एंट्री हो गई आउटस्टैंडिंग में। लास्ट ट्रांजेक्शन, इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्रूड। ये लिखा था आपने, देखिए फर्स्ट एंट्री के अंदर इंटरेस्ट ड्यू था, एक्रूड लेने बाकी, सॉरी यहां पर इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, हाँ ड्यू बट नॉट पेड है। ड्यू बट नॉट पेड को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट पेड को क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, देने बाकी है। ड्यू बट नॉट रिसीव होता तो एक्रूड होता है। तो फिलहाल अभी अपने पर क्या है कि आपने जो लोन ले रखा है उस लोन पर इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना बाकी है। अभी कितना है? तो लोन का अमाउंट दिया हुआ है, लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 वॉज टेकन ऑन एट 9% पर एनम, 9 मंथ्स इंटरेस्ट 9 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। क्या है? 1,50,000 रुपए का आपने लोन लिया है 9% पर एनम की रेट से, यानी 9% की रेट से आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है। और पिछले 9 मंथ पहले आपने, ईयर एंड होने के 9 मंथ पहले आपने वो लोन लिया था, तो आपको कितने मंथ का इंटरेस्ट देना होगा उस पर? 9 मंथ का। तो पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इंटरेस्ट का अमाउंट आ कितना रहा। तो देखिए आपको 1,50,000 रुपीज दिया हुआ है लोन अमाउंट, इस पर आपको 9% की रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। और कितने मंथ के लिए चार्ज करना है? 9 मंथ्स के लिए। कितने मंथ के लिए चार्ज करना है? 9 मंथ्स के लिए, क्योंकि उसने बोला है ना कि देखिए लिखा हुआ है द 9% पर एनम 9 मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। ईयर एंड होने के 9 मंथ पहले इंटरेस्ट वो लिया है लोन। तो अभी इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 13,500
इंटू 9/12। अमाउंट आएगा आपका 3,375 इंटू 3। अमाउंट आ रहा है आपका 10,125। तो अभी हम एंट्री कर लेते हैं इंटरेस्ट की। तो कहा था हमने ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इंटरेस्ट का। तो एंट्री क्या होती है आउटस्टैंडिंग के लिए? एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, और अमाउंट लिख लेते हैं हमारा 10,125। ठीक है, अमाउंट चेक कर लीजिएगा आप एक बार और। ये आपका क्वेश्चन जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट हमने इस तरह से निकाला है। लोन अमाउंट था हमारा 1,50,000, 9% की रेट गिवन थी तो 9/100 कर दिया, और 9 मंथ के लिए चार्ज करना है इंटू 9/12 भी कर दिया। अमाउंट कैलकुलेट किया हमने तो आ रहा है 10,125। ये अमाउंट हमने 10,125 यहां लिख दिया। एंट्री कर दिया हमने इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक आप लोगों को जनरल प्रॉपर समझ में आ गया होगा। कोई नई चीज नहीं पढ़ी हमने। जनरल प्रॉपर मतलब ये समझ लीजिए हमने जनरल ही वापस पढ़ा है। बस ये था इसमें कि कुछ गिने चुने ट्रांजेक्शन जो स्पेशल ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन ही इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है। एक मैं आपको जाते जाते इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके बारे में कुछ थोड़ा और आइडिया दे देता हूं आपको। ये क्वेश्चन जो है आपको कैसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें आपको क्लोजिंग एंट्री करनी है। क्या करनी है? क्लोजिंग एंट्री करनी है। तो क्लोजिंग एंट्रीज आपको करने के लिए पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आना चाहिए। अगर आपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होंगे ये आपने पढ़ा हुआ है तो आप क्लोजिंग एंट्री पास कर सकते हैं। क्योंकि क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे उन सभी को ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके क्लोज किया जाता है। तो ये थोड़ी अभी आपको दिक्कत होगी इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग और P&L अकाउंट कंप्लीट नहीं करेंगे या ट्रेडिंग P&L अकाउंट नहीं बनाना सीखेंगे तो कौन से ट्रांजेक्शन ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और कौन से P&L में आते हैं ये अभी आपको पता नहीं है। तो ये क्वेश्चन अभी नहीं हो पाएंगे, तो इसको थोड़ा ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं जब आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, उसका फॉर्मेट समझ लेंगे, तो देन उसके बाद में आप इस तरह के ट्रांजेक्शन जो है उनको रिकॉर्ड कर लेंगे आराम से। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने अभी एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ ली है। एक मैं जैसा आप बोल रहा था ओपनिंग एंट्रीज और होती हैं जनरल प्रॉपर के अंदर, ओपनिंग एंट्रीज भी रिकॉर्ड की जाती हैं। तो ओपनिंग एंट्री का सिंपल सा एक फंडा है। ओपनिंग एंट्री क्या होती है? सारी एसेट्स के अकाउंट जो होते हैं उनको डेबिट कर दिया जाता है। क्या करते हैं ओपनिंग एंट्री जब हम करते हैं तो जितनी भी एसेट्स के अकाउंट होंगे उन सबको डेबिट करेंगे, और जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उन सभी लाइबिलिटीज के अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। और एक अकाउंट और हमारा क्रेडिट होगा, वो होगा कैपिटल अकाउंट, जो कि बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है। यानी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंस दे रखे हैं तो जितनी भी एसेट्स के बैलेंस है उन सभी को डेबिट करना है, जितनी भी लाइबिलिटीज के बैलेंस है उन सभी को क्रेडिट करना है। और अगर डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल इक्वल नहीं होती है, डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस जो होगा वो कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ क्रेडिट साइड में आपको लिखना है। क्योंकि जनरली होता है ये कि इस साइड में क्रेडिट साइड में ही टोटल कम आती है, तो बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल अकाउंट के नाम से उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये होती है ओपनिंग एंट्री। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग एंट्री पूछी जाए तो वो एंट्री आपको इस तरह से करनी है। क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी ओपनिंग एंट्री नहीं पूछी गई है, केवल क्लोजिंग एंट्री पूछी है। और क्लोजिंग एंट्री करने के लिए हमारे को पहले ट्रेडिंग और P&L अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे, तो वो हम पढ़ के फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री हो गई है। ओपनिंग एंट्री क्या होगी वो मैंने आपको बता दी, बाकी की कैलकुलेशन ये लिखी हुई है, ये सारी एंट्रीज यहाँ की। तो एक बार वीडियो पॉज करके सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ले। 2 क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, क्लोजिंग एंट्री वाले हैं तो वो भी रहने दें, उनको अपन बाद में कर लेंगे जब ट्रेडिंग और P&L अकाउंट पढ़ लेंगे उसके बाद।
ठीक है स्टूडेंट, तो इस टॉपिक के साथ में ही हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकंड, वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं आपको, जैसा कि पहले हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन जिसमें हमने परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन मिक्स में थे इस क्वेश्चन जिसके अंदर परचेज के ट्रांजेक्शन भी थे और सेल्स के ट्रांजेक्शन भी थे। तो हमने उसमें से परचेज के ट्रांजेक्शन को पहले आइडेंटिफाइड किया, सेल्स के ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाइड किया, फिर परचेज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया हमने परचेज बुक में और सेल्स के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया सेल्स बुक के अंदर। ठीक है, यही हमने किया था। अब आगे कुछ क्वेश्चंस और ऐसे दे रखे हैं स्टूडेंट जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन मिक्स में, केवल अब परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन मिक्स में नहीं है। अब क्या है, जो आपको टॉपिक दे रखा है बुक के अंदर सब्सिडियरी बुक्स के नाम से, किस नाम से, सब्सिडियरी बुक्स के नाम से एक टॉपिक दे रखा है पीछे अनसोल्ड क्वेश्चन के अंदर। उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें आपसे एक आ गया है प्रिपेयर नेसेसरी सब्सिडियरी बुक्स या प्रिपेयर नेसेसरी बुक्स टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नेसेसरी का मतलब है जो जरूरत हो वो बुक्स आपको प्रिपेयर करनी है। तो अब उन क्वेश्चंस के अंदर क्या है, उन क्वेश्चन के अंदर सारे ट्रांजेक्शन मिक्स में है, यानी उस क्वेश्चन के अंदर परचेज के ट्रांजेक्शन भी हैं, सेल्स के ट्रांजेक्शन भी हैं, परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी हैं, सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी हैं, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो ना तो परचेज में आते हैं, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, इन सभी में किसी में नहीं आते, वो ट्रांजेक्शन भी है उसके अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको सारी बुक्स बनानी है, आपको परचेज बुक भी बनानी है, सेल्स भी बनानी है, परचेज रिटर्न भी बनानी है, सेल्स रिटर्न भी बनानी है, कैश बुक भी बनानी है, और जो ट्रांजेक्शन बच गए जो इन चारों पांचों बुक्स में नहीं आ रहे उसके लिए आपको जर्नल प्रॉपर भी बनानी है। तो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं उस टॉपिक के, क्योंकि आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जिस टाइप से आपको बताया कि इतना होगा उसमें सब ट्रांजेक्शन मिक्स होंगे, तो मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा इस शॉर्ट टाइम पीरियड में कि भाई आपको मैं सारे वो एक बड़ा क्वेश्चन लेकर के आपको समझा पाऊं, है ना। अपनी ऑनलाइन क्लास जो भी होगी उस ऑनलाइन क्लास में हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे हमारे को किस तरह से उन क्वेश्चंस को करना है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को उस चीज के बारे में बता दिया है कि सारे ट्रांजेक्शन्स मिक्स में होंगे। आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन जो उसको पढ़ते जाइए और उसके आगे नोट डाल दीजिए वो ट्रांजेक्शन कौन सी बुक के अंदर जाएगा। यानी जैसे परचेज का ट्रांजेक्शन आया, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आप उसके आगे पी डिनोट कर दीजिए कि हाँ ये परचेज बुक में जाएगा। अगर सेल्स का ट्रांजेक्शन है तो उसके आगे सेल्स लिख दीजिए, सेल लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, एस लिख दीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि सेल में जाएगा। तो इस तरह से जैसे सपोज कीजिए 10 ट्रांजेक्शन आपको दे रखे हैं, उन सारे 10 ट्रांजेक्शन को पढ़िए और उनके आगे एक शॉर्ट में लिख दीजिए कि परचेज में जाएगा, सेल्स में जाएगा, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, जर्नल प्रॉपर किस में जाएगा, ये नोट हो जाए। फिर आप सिंगल बुक बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे सबसे पहले आपने डाली परचेज बुक, तब उन ट्रांजेक्शन के अंदर देखिए परचेज वाले कौन कौन से ट्रांजेक्शन है उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लीजिए, उसको ओवर कर दीजिए कंप्लीट करके परचेज बुक कंप्लीट। फिर सेकंड नंबर पे बनाइए सेल्स बुक। अब देखिए सेल्स के ट्रांजेक्शन कौन से थे, वो सारे ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड कीजिए। फिर परचेज रिटर्न के ट्रांजेक्शन कौन कौन से, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न के सेल्स रिटर्न में, कैश बुक वाले ट्रांजेक्शन कैश बुक में। इस तरह से सिंगल एक करके आपको सारी बुक्स जो है वो प्रिपेयर करनी है। तो करना क्या है, एक ही क्वेश्चन के अंदर सारी बुक्स बनानी है। तो पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए और उसमें आइडेंटिफाइड करते जाइए कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सी बुक में जाएगा। देन उसके बाद में सिंगल बुक बनाते जाइए और जो ट्रांजेक्शन उसके अंदर आने चाहिए वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लीजिए। तो इस तरह से आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि बहुत हार्ड है, क्योंकि हमने सारी बुक्स पढ़ ली है अच्छे से और समझ में भी आ गई है हमारे को कि किस तरह से इन बुक्स को प्रिपेयर करना है। बस अब ये है कि क्वेश्चन मिक्स में होगा, आपको आइडेंटिफाइड करके उनको अलग अलग करके अलग अलग बुक बनानी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो टॉपिक है जैसा अभी हमने बात की वो टॉपिक अपनी ऑनलाइन क्लास के अंदर 1-2 क्वेश्चंस करके कर लेंगे, क्योंकि अभी एक वीडियो में इतने सब बनाना मुश्किल होगा मेरे लिए बोर्ड पर, तो इसलिए अपन उनको बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अभी एक नए चैप्टर के साथ में। तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय। और ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए थैंक यू।